नमस्कार। रीट 2022 टॉप एमसीक्यूज के इस 20 डेज सीरीज में आपका स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग बात कर रहे हैं पहले उन टॉपिकों की जो कि रीट में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जुड़े हुए हैं, जिसका उल्लेख पुराने सिलेबस में नहीं था। और इसी कड़ी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है चक्रवात के बारे में अध्ययन किया था कि चक्रवात क्या होते हैं और चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें चक्रवात की उत्पत्ति, चक्रवात के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं और असत्य हैं, और उसमें भी हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और साथ ही प्रति चक्रवात, क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक है चक्रवात और प्रति चक्रवात। तो चक्रवात को लेके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रति चक्रवात को लेके भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो चक्रवात क्या होते हैं? तो चक्रवात जो है वहां हवाओं का एक परिवर्तनशील और एक अस्थिर चक्र होता है। हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र को हम चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि 5 से लगाकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है उत्पन्न होते हैं, और दूसरे होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो पहले हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम प्रति चक्रवात पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में आदर्श अवस्थिति है? ए निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, बी मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, सी उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, डी भूमध्य रेखीय क्षेत्र। देखिए, सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श अवस्थिति क्या होती है? तो यदि हम बात करें पृथ्वी की, यहां जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को जो है मुख्यतः 3 कटिबंधों में विभाजित किया गया है। एक कटिबंध जिसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। यानी कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के मध्य उष्ण कटिबंध और भूमध्य रेखा से मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंध। यहां जो क्षेत्र है यहां कहलाता है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र यहां 0 डिग्री से लगाकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य हैं, जिन्हें हम निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहते हैं। भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा से लगाकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके मध्य का क्षेत्र यहां कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है यहां आता है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इससे ऊपर जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। यह क्षेत्र कहलाता है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र जो है वह उष्णकटिबंधीय,
कर्क रेखा से आर्कटिक मध्य के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। और हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की। जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, यह चक्रवात इस जो शीतोष्ण कटिबंधीय मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है यहां पर उत्पन्न होते हैं। यानी कि मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र है, इन मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जो है किसकी उत्पत्ति होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो प्रश्न में निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में आदर्श स्थिति है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। यानी कि 35 डिग्री से लगाकर 65 डिग्री जो अक्षांश है, इन अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र की बात करें तो यहां पर उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वह निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में होती है और इनकी उत्पत्ति जो है वह 5 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है। और भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है 0 से लगाकर 5 डिग्री अक्षांश, और 0 से 5 डिग्री अक्षांश जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है इसे हम डोलड्रम पेटी या शांत क्षेत्र की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में किसी तरह के चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है। जो भी चक्रवात है, चाहे वह उष्ण कटिबंधीय है चाहे वह शीतोष्ण कटिबंधीय है, यह 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न नहीं होते हैं, इसीलिए इसे शांत क्षेत्र या डोलड्रम पेटी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो यह था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कौन से अक्षांशों में होती है, तो ध्यान रखना मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत होती है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया है? ए, कोरियोलिस बल, बी, सहवनीय प्रक्रिया, सी, वाताग्र जनन प्रक्रिया और डी, व्यापारिक पवनों का प्रवाह। अब देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है इनकी उत्पत्ति कहां होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, और मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में गर्म तथा ठंडी पवनें मिलकर वाताग्र का क्या करती है? निर्माण करती है। यानी कि जो भूमध्य रेखा से चलती है वह गर्म होती है और जो ध्रुवों से आती है वह ठंडी होती है। तो गर्म और ठंडी यानी कि जब विपरीत गुणों वाली पवनें मिलती है तो उससे किसका निर्माण होता है? वाताग्र का निर्माण होता है। और इन वाताग्र वाले क्षेत्रों में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसीलिए ध्यान रखना, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया कौन सी है? वाताग्र जनन प्रक्रिया उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर है सी। जहां पर वाताग्र का निर्माण होगा वहां पर ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि वाताग्र क्या है? तो वाताग्र ध्यान रखना, गर्म तथा ठंडी यानी कि विपरीत गुणों वाली जब पवनें आपस में मिलती है तो उस क्षेत्र को वाताग्र क्षेत्र कहा जाता है। और उन वाताग्र क्षेत्रों के कारण या वाताग्र के कारण ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। क्लियर हो गया? यदि हम सहवनीय प्रक्रिया की बात करें तो सहवनीय प्रक्रिया के कारण उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सहवनीय प्रक्रिया से होती है। और
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए जो है कोरियोलिस बल क्या है, उत्तरदायी होता है। और कोरियोलिस बल का मान जहां जो है नहीं होता है वहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं होते। इसका अध्ययन हमने कल भी किया था कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान 0 होता है और इसीलिए भूमध्य रेखा के आसपास चक्रवातों की उत्पत्ति, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। और व्यापारिक पवनों का जो प्रवाह है यहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। व्यापारिक पवनों के प्रवाह क्षेत्र में जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल वहां पर होगी जहां पर वाताग्र जनन प्रक्रिया जो है होती है या वाताग्र का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, सी है। और वाताग्र का जो निर्माण है वह कहां होता है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में होता है, जहां पर व्यापार जो है विपरीत गुणों वाली पवनें आकर क्या करती है, मिलती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दिशा ऑब्लिक गति को प्रभावित करने वाली पवनें हैं। ए सन्मार्गी पवनें, बी पछुआ पवनें, सी ध्रुवीय पवनें और डी व्यापारिक पवनें। तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है इनकी दिशा को प्रभावित करने वाली पवनें कौन सी है। यह ध्यान रखना सबसे पहले कि चक्रवात की जो दिशा है, चक्रवात की जो दिशा है इसको प्रभावित करने वाली पवनें कौन सी होती है, ध्यान रखना। स्थायी पवनें होती है। कौन सी होती है, स्थायी पवनें। अब इन स्थायी पवनों में भी कौन सी होगी, तो स्थायी पवनों में एक तो होती है व्यापारिक पवनें, दूसरी होती है पछुआ पवनें और तीसरी होती है ध्रुवीय पवनें। तो स्थायी पवनें 3 प्रकार की होती है। अब व्यापारिक पवनें कहां चलती हैं, तो व्यापारिक पवनें जो है वह भूमध्य रेखीय निम्न वायदा पेटी से उपोष्ण उच्च वायदा पेटी यानी इनके मध्य चलती है और इसलिए व्यापारिक पवनें जो है वह उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दिशा या गति को प्रभावित करती है। यानी कि व्यापारिक पवनें यहां निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में चलती है और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इसलिए व्यापारिक पवनें उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा को प्रभावित करती है और व्यापारिक पवनों के कारण ही उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वह पूरब से पश्चिम दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। इसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां आते हैं, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है यहां 35 डिग्री अक्षांशों से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं। यानी कि इनकी उत्पत्ति होती है 35 से 65 और इसको हम क्या बोलते हैं, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए इसे कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और इसे कहा जाता है
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के मध्य जो पवनें चलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पछुआ पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवनें, जो कि पश्चिम से किस दिशा में जाती है? पूरब दिशा में जाती है। और इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होती है, लेकिन यहां जब चलती है तो अपने साथ चक्रवात की दिशा को, की गति को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। इसीलिए जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यहां पछुआ पवनों के कारण, पछुआ पवन के कारण पश्चिम से पूरब दिशा, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा पछुआ पवनों के कारण जो है प्रभावित होती है और यह पश्चिम से पूरब दिशा की ओर गति करते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूरब से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं। तो यदि हम प्रश्न में बात करें कि निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दिशा या गति को प्रभावित करने वाली पवनें कौन सी है, तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखना, स्थायी पवनें होती है। कौन सी होती है? स्थायी पवनें। और स्थायी में भी कौन सी पवनें होती है? पछुआ पवनें जो होती है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दिशा या गति को प्रभावित करती है, क्योंकि जो पछुआ पवनों का प्रवाह क्षेत्र है, जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, वहीं पर ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, पछुआ पवनें। सन्मार्गी पवनें और व्यापारिक पवनें, यह दोनों एक ही है, यह ध्यान रखना। व्यापारिक पवनों को ही सन्मार्गी पवनें कहते हैं और यहां जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दिशा को क्या करती है? प्रभावित करती है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं, जबकि पछुआ पवनों के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहां पश्चिम से पूरब दिशा की ओर गति करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसीलिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दिशा भी आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में सत्य कथन नहीं है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है, यह सही है। 35 से 65 के मध्य जो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है और मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसलिए ए सही है। बी है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति वाताग्र जनन प्रक्रिया का परिणाम है, यह भी सही है। वाताग्र, जब विपरीत गुणों वाली जो है पवनें जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान पर वाताग्र की उत्पत्ति होती है और इन वाताग्र जनन प्रक्रिया के कारण ही जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरी बात करें, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, यह गलत है, यह ध्यान रखना। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है यह स्थल एवं समुद्र दोनों में, यानी कि स्थल मंडल पे और जल मंडल दोनों पर जो है यह उत्पन्न होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यह सदैव सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, यह ध्यान रखना। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सदैव सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात सागरीय क्षेत्र और स्थल मंडल दोनों पे उत्पन्न
होते हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए यह कथन क्या है? गलत है। डी है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। यह ध्यान रखना सही है कि उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति शीत ऋतु में होती है, यह ध्यान रखना। दक्षिण गोलार्ध में यह वर्ष भर जो है उत्पन्न होते हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति जो है केवल शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। निम्न में से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में सत्य कथन नहीं है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्थल और सागरीय दोनों क्षेत्र में जो है उत्पन्न होते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में ये शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह वर्ष भर जो है उत्पन्न होते हैं। क्लियर हो गया? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उत्तरदायी कारणों की पहचान कीजिए कि ध्रुवों के समीप 85 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है। ए कोरियोलिस बल की अधिकता, बी वाताग्र का अभाव, सी सहवनीय क्रिया का अभाव, डी सूर्य ताप की कमी। अब ध्यान रखना, सबसे पहले तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है इसकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी क्रिया कौन सी है? वाताग्र जनन प्रक्रिया है। वाताग्र जनन प्रक्रिया के कारण ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। वाताग्र क्या होते हैं? वाताग्र विपरीत विपरीत गुणों वाली पवनें जहां मिलती है उस क्षेत्र को हम वाताग्र क्षेत्र कहते हैं। वाताग्र की उत्पत्ति होती है और वहीं पर ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति। बात करते हैं ध्रुवों पर। ध्रुवों पर सूर्य ताप की कमी रहती है, इसीलिए वहां पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, और इसलिए वहां पर केवल एक ही प्रकृति की जो है पवनें चलती है, ठंडी पवनें चलती है, विपरीत गुणों वाली पवनें नहीं होती है। और विपरीत गुणों वाली पवनें नहीं होने के कारण वहां पर वाताग्र का क्या होता है? अभाव होता है, और वाताग्र का अभाव होने के कारण ही ध्रुवों के समीप 85 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य, जिसे हम शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, वहां पर जो है, या ध्रुवीय क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी, वाताग्र का अभाव होता है, और वाताग्र अभाव के कारण ही ध्रुवों के समीप शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। यद्यपि कोरियोलिस बल की अधिकता होती है, यह ध्यान रखना, कोरियोलिस बल ध्रुवों पर ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। सहवनीय क्रिया का अभाव होता है। सहवनीय क्रिया जो है वह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए उत्तरदायी है। जहां सहवनीय क्रिया होगी वहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, और सहवनीय क्रिया भूमध्य रेखा के आसपास यानी कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और सूर्य ताप की भी क्या रहती है? कमी होती है, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और ध्रुवों पर तिरछा चमकता है। ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने क्या होती है? रात होती है। तो ध्रुवों के लिए तो चारों सही है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, वाताग्र का क्या होता है? अभाव होता है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में सत्य कथन है कि 4 कथन में से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में कौन सा सही है? ए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जेट स्ट्रीम से विनाश होता है। गलत है, यह ध्यान रखना। जेट स्ट्रीम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति में सहायक है। जेट स्ट्रीम से उष्ण कटिबंधीय
चक्रवात का विनाश होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विनाश नहीं होता है, इसलिए यह कथन तो क्या है, गलत है। बी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में मौसम का पूर्व अनुमान संभव नहीं है, यह भी गलत है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में मौसम का पूर्व अनुमान संभव है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में मौसम का पूर्व अनुमान संभव नहीं है, इसलिए यह भी कथन क्या है, गलत है। सी है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में तापीय विलोमता होती है, यह सही है। अब तापीय विलोमता क्या होती है? सामान्यतः जैसे जैसे धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें तापमान में कमी नजर आती है, और कमी का मतलब है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान में कमी होती है। कितनी होती है? 1 डिग्री प्रति 165 मीटर या 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर, या जिसे हम तापहास दर के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में कमी नहीं होकर तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? तापीय विलोमता कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण तापीय विलोमता की स्थिति बनती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण तापीय विलोमता की स्थिति नहीं बनती है, यह ध्यान रखना। और डी है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल स्थल मंडल पर उत्पन्न होते हैं, गलत है। यहां स्थल मंडल और सागरीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में यह उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, कि निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में तापीय विलोमता होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में तापीय विलोमता नहीं होती है। क्लियर हो गया? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य क्षेत्र है, कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहां पे होती है? ए, कैरेबियन सागर, बी, हिंद महासागर, सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर, डी, अरब सागर। अब देखिए यह जो क्षेत्र है यह अक्षांशों पर निर्भर करता है कि कौन से अक्षांशों में कौन सा सागर है। यदि हम कैरेबियन सागर की बात करें तो यह निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में है, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में, और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में होने के कारण यहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, और यहां जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है उसे हम हरिकेन के नाम से जानते हैं, जो यूएसए को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो दूसरा आता है हिंद महासागर, यह भी निम्न अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहां पर भी जो है किसकी उत्पत्ति होती है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जिसे हम विली विली के नाम से जानते हैं, और जो किसको प्रभावित करता है? ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करता है। और भारत में जो आते हैं उन्हें हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। अरब सागर यह भी निम्न अक्षांशीय क्षेत्र का भाग है, और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र होने के कारण यहां पर भी जो है चक्रवात की उत्पत्ति होती है। जबकि प्रश्न है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यह उत्तरी अटलांटिक में आते हैं, इसका सही उत्तर है सी। और यह जो उत्तरी अटलांटिक में आते हैं यह यूएसए और पश्चिमी यूरोप को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यूएसए का भाग और पश्चिमी यूरोप का जो भाग है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से जो है प्रभावित होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? सी है। अब ध्यान रखना यहां से कि जब कभी भी आपको किसी भी चक्रवात की उत्पत्ति का क्षेत्र पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि वह निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में है
या मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में। यदि निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में है, जैसे कैरिबियन सागर है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, तो वहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होगी। और जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में नहीं होकर मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में है, तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो भाग है, वह अधिकांश भाग मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहां शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जो यूएसए है और पश्चिमी यूरोप को जो है प्रभावित करती है। यानी कि ग्रीनलैंड के आसपास जो है चक्रवात भी इसी के कारण आते हैं। क्लियर हो गया? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श क्षेत्र है। ए, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, बी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, डी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। देखिए प्रति चक्रवात, अब देखिए प्रति चक्रवात होते क्या हैं। प्रति चक्रवात जिसे हम एंटी साइक्लोन के नाम से जानते हो। एंटी साइक्लोन जो है यहां क्या होते हैं, तो एंटी साइक्लोन जो है इसके केंद्र में जो है यहां केंद्र, और केंद्र में क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। और यहां जो उच्च वायुदाब है यहां इस तरह से जो है बाहर की ओर पवने जो है उच्च वायुदाब से परिधि की ओर जाती है, जहां क्या होता है, निम्न वायुदाब। तो अब ध्यान रखना, प्रति चक्रवात की जो उत्पत्ति है सदैव उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र है वहां पर होती है। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र आएगा, जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है। मध्य अक्षांशीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और मध्य अक्षांशीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के आसपास जो है प्रति चक्रवात की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो प्रति चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श क्षेत्र कौन सा है, इसका सही उत्तर है वह है बी। अब देखिए भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, यहां निम्न वायुदाब क्षेत्र है, इसलिए यहां पर जो है चक्रवातों की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, शांत क्षेत्र कहते हैं, डोल ड्रम पेटी कहते हैं। इसके क्या कारण है, इसके कारण हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि यहां पर तापमान ज्यादा होता है, घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल शून्य होता है, और कोरियोलिस बल शून्य होता है इसलिए यहां पर चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इसीलिए भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न नहीं होते 0 से 5 डिग्री। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, यहां पर केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, तो हवाएं बाहर की ओर जो है गति करती है, और इसीलिए यहां पर किसकी उत्पत्ति होती है, प्रति चक्रवात की जो उत्पत्ति है वह उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में है, जो कि प्रति चक्रवात के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। क्लियर हो गया? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में जो है ना तो चक्रवात उत्पन्न होते हैं और ना ही जो है प्रति चक्रवात आते हैं, और ध्रुवीय वायुदाब उच्च वायुदाब पेटी होती है, लेकिन यहां पर किसी तरह के चक्रवात या प्रति चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती। क्लियर हो गया? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात के संबंध में असत्य कथन है, कि प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला, प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, सही है, क्योंकि प्रति चक्रवात का जो केंद्र होता है उसमें उच्च वायुदाब होता है। पहले तो यह ध्यान रखना कि यहां कोई भी प्रति चक्रवात है,
यह है केंद्र और यह है परिधि। यह है केंद्र और यह है परिधि। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब होगा और परिधि पर निम्न वायुदाब। यानी कि प्रति चक्रवात एक तरह से चक्रवात का उल्टा होता है। चक्रवात में केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, परिधि पर उच्च होता है। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च होगा और परिधि में न्यून वायुदाब होगा। पहला क्लियर हो गया। प्रति चक्रवात में पवन केंद्र से परिधि की ओर प्रवाहित होती है। यह भी ध्यान रखना, क्योंकि हवाएं केंद्र से परिधि की ओर जाएगी, क्योंकि पवनें जो है वह सदैव उच्च वायुदाब से कहां जाती है, निम्न वायुदाब की ओर जाती है। तो उच्च वायुदाब केंद्र से कहां जाएगी पवनें, यहां होती है पवन की दिशा। पवन की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होगी। पवनें सदैव केंद्र से परिधि की ओर जाएगी। क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा कथन क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। यह गलत है। क्यों है, क्योंकि देखिए चक्रवात के संदर्भ में हमने जब अध्ययन किया तो हमने कहा था उत्तरी गोलार्ध में वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो जो है यहां जो कहे यह उत्तरी गोलार्ध में होगा। उत्तरी गोलार्ध में जो है इनकी दिशा, प्रति चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की दिशा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होती है। यानी कि समझना है कि यदि आपको चक्रवात के बारे में पता है कि जो चक्रवात की दिशा होगी वहां प्रति चक्रवात में उल्टी हो जाएगी। तो चक्रवात के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। तो प्रति चक्रवात की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होगी। दक्षिणी गोलार्ध में हमने पढ़ा था कि चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, यानी क्लॉकवाइज होती है। तो प्रति चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। इसीलिए यहां जो तीसरा कथन है वह गलत है। चौथा है, प्रति चक्रवात को मौसम रहित घटना कहा जाता है। यह सही है, क्योंकि प्रति चक्रवात के संदर्भ में बात करें तो मौसम एकदम साफ होता है, किसी तरह के बादल छाए हुए नहीं होते और जो है मौसम रहित घटना का क्या है, परिचायक है। इसीलिए प्रति चक्रवात को मौसम रहित घटना भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से किसे मौसम रहित घटना कहा जाता है, तो प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन को मौसम रहित घटना कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। क्लियर हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रति चक्रवात आने का संकेत है, कि ऐसी कौन सी घटना है जिससे यह पता चलेगा कि प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन आने वाला है। ए, सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल। अब देखिए प्रभामंडल क्या होता है कि जो सूर्य है, यहां जो सूर्य है या चंद्रमा है, तो इसके चारों ओर एक जो है इस तरह से प्रभामंडल दिखाई देता है। और यहां प्रभामंडल बताता है सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर यदि प्रभामंडल बनता है तो यह प्रभामंडल चक्रवात आने का क्या है, संकेत है कि किसी कारण से चक्रवात आने की संभावना है। प्रभामंडल सदैव चक्रवात को बताएगा, यह ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहां प्रति चक्रवात का संकेत नहीं है, यहां किसका संकेत है, चक्रवात का संकेत है।
दूसरा बात करें भी, मेघ रहित आकाश, यानी आकाश एकदम साफ रहता है, इसीलिए यह चक्रवात आने, प्रति चक्रवात आने का संकेत है, क्योंकि प्रति चक्रवात को कहा जाता है मौसम रहित घटना। और मौसम रहित घटना जब होगी जब आकाश एकदम स्वच्छ होगा, किसी तरह के बादल नहीं होंगे। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, बी है कि मेघ रहित आकाश, साफ मौसम जो है वह प्रति चक्रवात आने का संकेत है। बी, वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि, यह भूकंप आने का संकेत है। जब भूकंप आने की संभावना होती है तो वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो भूकंप आने का संकेत है। और आकाश में पक्षाभ मेघ की उपस्थिति, आकाश में यदि पक्षाभ मेघ है तो यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आने का क्या है, संकेत है। तो प्रति चक्रवात आने का संकेत क्या है, मेघ रहित आकाश होगा, स्वच्छ आकाश होगा, और हवाओं की गति भी क्या होगी, मंद होती है। हवा की मंद गति, हवाओं की गति भी क्या होती है, इसमें मंद होती है हवाएं, क्योंकि हवाएं उच्च वायुदाब से जो है निम्न वायुदाब की ओर, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर निकलती है। और जब ये केंद्र से बाहर की ओर निकलती है तो इसका जो क्षेत्र है वह ज्यादा होता है, इसीलिए प्रति चक्रवात चक्रवात की अपेक्षा ज्यादा विनाशकारी होते हैं, क्योंकि वह ज्यादा क्षेत्र को जो है कवर करते हैं। जबकि प्रति चक्रवात जो है हवाएं बाहर से, परिधि से केंद्र की ओर आती है तो उसका जो है क्षेत्र बहुत कम होता है, लेकिन प्रति चक्रवात का क्षेत्र बहुत क्या होता है, विस्तृत होता है। क्लियर हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी नहीं है, ए दाब प्रवणता, बी कोरियोलिस बल, सी अभिकेंद्रीय बल, डी गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, हमने चक्रवात के बारे में पढ़ा। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। हमने प्रति चक्रवात को पढ़ा, लेकिन प्रश्न आता है कि चक्रवात, चाहे वह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है चाहे वह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उसके लिए कौन कौन से बल या क्रिया उत्तरदायी होती है। तो ध्यान रखना, दाब प्रवणता, कोरियोलिस बल और अभिकेंद्रीय बल, यह तीनों ही चक्रवात की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध चक्रवात की उत्पत्ति से नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, डी है। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। टॉर्नेडो की तीव्रता का मापन करने का पैमाना है। कल हमने बात की थी टॉर्नेडो, जो कि विशाल उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो मुख्य रूप से यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करते हैं। अब टॉर्नेडो की तीव्रता का जो है मापन वह किस पैमाने या स्केल से किया जाता है, ए रिएक्टर स्केल, बी फुजीटा स्केल, सी मर्केली स्केल, डी रोसी-फेरल स्केल। देखिए, रिएक्टर स्केल, इससे हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है। मर्केली स्केल, इससे भी भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। और रोसी-फेरल स्केल, इससे भी भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, फुजीटा जो स्केल है यह टॉर्नेडो की तीव्रता मापने का एक पैमाना है। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और प्रति चक्रवात के संबंध में कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उन पर हमने बात की है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ। सभी का धन्यवाद। थैंक यू।